तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लड बीस्ट जो होता है सभी लोगों से कहता है कि आप भागना स्टार्ट करो। मैं जहां पर देखता हूं कि तुम लोग कहां तक भागकर जाते हो। इस जंगल के अंदर जो भी जहां पर अगले 1 घंटे में सर्वाइव कर पाएगा वही जहां पर मेरा हंचमैन बनेगा और वही मेरे साथ आगे बढ़ पाएगा। जब वो उनसे ये बात करता है तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसे कहता है कि सर ब्लड बीस्ट आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। सर प्लीज यहाँ पर मैं माफ करिएगा लेकिन हम लोग यहाँ पर समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रहे हैं। क्या यहाँ पर आप हमारा कोई टेस्ट लेने वाले हैं। और इसी के साथ ब्लड बीस्ट जो होता है अपनी छड़ी को घुमाकर सामने की तरफ उसी के पर अटैक करता है। जो बात करता है तो उसको वहीं पर मार डालता है। और जब उसे मार डालता है तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहता है कि ये कमीने ने क्या कर दिया, इसने तो वाकई में यहाँ पर एक को मार दिया है। तो ब्लड बीस्ट लोगों से कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर तुम्हारी हंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अगर यहाँ पर तुम लोग नहीं भागोगे तो फिर तुम लोग यहीं पर इस जगह के ऊपर मारे जाओगे। अब जल्दी से भागना स्टार्ट करो। और वो चारों जो होता है चारों अलग अलग डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते हैं। तो उसी के साथ ब्लड बीस्ट कहता है चलो फिर अब यहाँ पर शिकार का स्टार्ट करते हैं। और साथ ही वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकता है, फिर साथ ही वहां पर सेंस करना स्टार्ट करता है। तो आसपास में वो महसूस कर सकता है, आसपास की चीजों को महसूस कर सकता है। और साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ एक का पीछा करता है और कहता है कि मुझे एक लिटिल पिगी मिल गया, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारा शिकार करेंगे। और वो अपनी छड़ी लेता है और बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद उसे कहता है कि लो पहले वाला डाउन। और इसी के साथ ही वो छड़ी के साथ उसको मार डालता है। फिर साथ ही वहां पर से दूसरी डायरेक्शन में जाता है, वहां पर दूसरा बेचारा भागकर जा रहा था, उसको भी जाकर सर से पकड़ता है और अपनी छड़ी के साथ मारकर उसको भी मार डालता है। और यहीं पर हमारे शुरा को भी दिखाता है कि हमारा शुरा भी उसी जगह में होता है। जब वहां पर अटैक करता है तो उनके चिल्लाने की वजह से हमारा शुरा जब वहां पर सैली को पकड़ने लगता है, सैली वहां पर से भाग जाती है, जिसकी वजह से हमारा शुरा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि यहाँ पर कोई कमीना तो है जो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, या फिर यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है उसकी वजह से वो सैली को पकड़ नहीं पा रहा। हमारा शुरा जो होता है फाइनली उस जगह के ऊपर पहुंचता है जहां पर उसे लगता है कि सैली वहां पर है, लेकिन वो सैली नहीं होती बल्कि एक छोटी सी गुलहरी होती है। तो वो गुलहरी जो होती है वहां पर से भाग जाती है और हमारा शुरा कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये सैली होगी और मैं पता नहीं कहां पर निकल आया हूं, अब मुझे वापस अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और वो वापस की तरफ चल पड़ता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वैली के नीचे का दिखाया जाता है जहां पर चीफ गए थे। तो चीफ जो होते हैं वहां पर एक बड़े से पेड़ के पास जाते हैं, एक बहुत ही बड़ा सा पुराना पेड़ होता है। उस पेड़ के नीचे वहां पर एक केव होती है, यानी कि पेड़ के अंदर ही वहां पर एक बड़ा सा होल होता है। वो उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं और उस पेड़ के अंदर जाते हैं तो वहां पर सामने दिखाते हैं कि एक बुढ़ा पेड़ जो होता है, यानी कि एक स्पिरिट जो होती है, पेड़ों की स्पिरिट जो होती है, एक बड़ा सा गोलम शायद कह लो, तो वो वहां पर बैठा होता है, लेकिन वो भी अब यहाँ पर पेड़ों का हिस्सा ही बन चुका होता है। तो जैसे वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ ही वो बुढ़ा मास्टर या बुढ़ा पेड़ जो होता है बात करते हुए कहता है ये क्या है, मिस्त्री का यहाँ पर क्या काम है। मुझे तो नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई मिस्त्री आएगा। इस जगह के ऊपर तो बहुत ही पावरफुल वॉल्स बनी हुई हैं और साथ ही यहाँ पर बहुत ही पावरफुल शील्ड्स बनी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं आ सकता था। फिर भी यहाँ पर एक मिस्त्री मेरे तक पहुंच आया तो मुझे लगता है कि मेरा अंत होने वाला है, क्योंकि मिस्त्री जब भी हमारे जैसू को देखते हैं वो मार डालते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे शिव चीफ जो थे अपने पास से वहां पर एक कंपास निकालते हैं और कंपास उसके सामने करते हैं और कहता है कि हालांकि ये ट्रिंकेट काफी ज्यादा पुराना हो चुका है लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ये काम करता है। और जैसे वो कंपास उसके सामने करते हैं तो वो वुड स्पिरिट जो होता है वहां पर उसको देखने के बाद कहता है कि ये तो टाइम एंड स्पेस वाला कंपास है, तुम्हारे पास ये टाइम एंड स्पेस का कंपास है, इसका मतलब यह है किसी की मदद से तुम यहाँ पर अंदर आ पाए हो। चीफ उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि वुड स्पिरिट जो कि हजारों साल पुरानी है वो यहाँ पर इस चीज को जरूर देखकर पहचान लेगी। ये चीज जो कि समय से भी पुरानी है, टाइम एंड स्पेस का कंपास, ये डिवाइन वेपन है जो कि आसमान से उतरा था। तो इसी के साथ ही वो वुड स्पिरिट उसे कहता है लेकिन आप यहाँ पर बताया कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं तो जैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, मेरी ज्यादातर एनर्जी जो है वो इस जंगल के अंदर एनर्जी बनकर इन सारी पेड़ों को बड़ा कर रही है, या फिर ये समझ लो कि पेड़ों के अंदर चली गई है, इस पेड़ों के अंदर समा चुकी है और बहुत ही जल्दी मेरा भी अंत होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर फिक्स हो चुका हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या तुम यहाँ पर इस एम्प्टी शेल को खत्म करने के लिए आए हो? क्या तुम इस एम्प्टी शेल को छोड़ नहीं सकते कि मैं खुद से अपनी जान को यहाँ पर खत्म कर लूं, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है मेरे पास। तो हमारे चीफ उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर यही समझ लो कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब चाहिए होंगे। अगर तुम यहाँ पर मुझे मेरे सवालों के जवाब दोगे, क्योंकि तुम एक वुड स्पिरिट हो लेकिन जंगल के अंदर पंछी जो है वो हमेशा आकर गाना गाते हैं, यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पर हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो मैं यहाँ पर इसी वजह से तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। वुड स्पिरिट उसे कहता है लेकिन पिछले कई सौ सालों से मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैद हूं और मैं कभी यहाँ पर बाहर नहीं निकला, इंसानियत के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैं यहाँ पर इंसानों के बारे में कुछ जानता हूँ। फिर भी अगर इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, शायद मुझे उसके बारे में कुछ पता हो। तो चीफ उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मुझे यहाँ पर तुमसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हें तुमसे पूछकर ही रहूंगा। तो क्या तुम मुझे यहाँ पर उस बंदे के बारे में बता सकते हो, फॉरेस्ट कीपर, तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में पता तो होना चाहिए। एक इंसान है जो कि यहाँ पर गलत प्रैक्टिस कर रहा है अपनी मार्शल आर्ट से, जिससे वो यहाँ पर मरे हुए को जिंदा कर रहा है। इमोर्टैलिटी का राज एक ऐसा राज है जिसे कभी भी यहाँ पर किसी के सामने नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा है। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? तो वुड स्पिरिट जो होता है उसकी बात
बात सुनने के बाद कहता है कि क्या तुम यहाँ पर उस डिवाइन फिजिशियन की बात कर रहे हो कि फोर्थ सोवरियन का मास्टर है, लेकिन वो एक बहुत ही पावरफुल जादूगर भी है, वो काला जादू परफॉर्म करता है, लेकिन कभी वो भी तुम्हारी तरह ही कमिश्नरी हुआ करता था। हमारे चीफ जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है, क्योंकि हमारे चीफ को एग्जैक्ट नहीं पता होता कि आखिर जो बंदा डिवाइन फिजिशियन है कौन। तो इसी के साथ ही चीफ जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि वहां पर तीसरा बंदा जो होता है वो भी ब्लड बीस्ट के हाथों से मारा जाता है। टोटल 4 लोग वहां से भागे थे, जिनमें से तीसरा जो होता है वो एक केव के अंदर कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज करते हुए छुपा होता है, बल्कि एक पत्थर के अंदर छुपा होता है। लेकिन ब्लड बीस्ट जो होता है अपनी सेंसेस को यूज करते वहां पर आता है और उस पत्थर को ही तोड़ देता है और उसके अंदर बेचारा वो लड़का भी मारा जाता है। तो ब्लड बीस्ट से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी थी, तुम यहाँ पर इस पत्थर के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुमने अगर अपनी सांस को रोक लिया होता तो ज्यादा बेहतर रहता। तुम्हें पता भी है कि मैं 1 मील दूर से भी यहाँ पर आवाज को सुन सकता हूँ और तुम्हारी सांसों की आवाज मुझे इतनी दूर तक आ रही थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर अटैक किया और तुम्हें भी मार डाला और तुम्हारी किस्मत खराब थी। फिर साथ ही वो कहता है अब सिर्फ एक छोटा पिगी बचा है, उस पिगी को भी अगर मार दिया तो फिर यहाँ पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इनमें से कोई ना कोई हंचमान तो चाहिए था, लेकिन इनमें से कोई एक भी बेहतर नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है क्या मुझे यहाँ पर आखिरी वाले का शिकार करना, और वो कहता है कि आखिरी वाला इस डायरेक्शन में है। तो इसी के साथ ब्लड बीस्ट जो होता है वहां पर से आवाज सुनना शुरू करता है। जब उसे आवाज आती है तो उसे पाँव की आवाज आती है, उसे लगता है कि वो चौथे वाला जो है वो इस साइड के ऊपर है। वो बड़ी तेजी के साथ उस तरफ भागना स्टार्ट करता है। तो ब्लड बीस्ट जो होता है जैसे ही वहां पर बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, वो अपने टारगेट को लॉक कर चुका होता है और उसे पता है कि उसका टारगेट वहां पर है, वो जाकर अटैक करने वाला है और उसके सामने वहां पर कोई अपीयर होता है और जैसे ही वहां पर आने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसी के साथ ही वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो हमारा शूरा होता है, वो असल में यहाँ पर उसका बंदा नहीं होता, तो वो शूरा होता है। तो उसे देखते वहीं पर ब्रेक लगाता और कहता है कि ये क्या, ये तो यहाँ पर सिर्फ एक बच्चा है और ये बच्चा इस जंगल में क्या कर रहा है। तो इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो ब्लड बीस्ट कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और इसी के साथ ही वहां शूरा जो होता है वहां पर हल्की सी आवाज में उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद रखोगे, पहले यहाँ पर तुम्हारी वजह से कितनी बार मेरी सैली भागकर जा चुकी है, मैं यहाँ पर सैली को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर सैली नहीं मिली और उसके बाद मैं तुम्हारी तशरीफ को बुरी तरह से कूटने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद ब्लड बीस्ट जो होता है वो काफी हैरान होता है और कहता है ये बच्चा यहाँ पर क्या बातें कर रहा है कि मेरी तशरीफ को कूटने वाला है। तो उसे कहता है कि क्या तुमने अभी भी यहाँ पर मुझे कुछ और समझ लिया या फिर तुम मुझे यहाँ पर गलत समझकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो हमारा शूरा उसे कहता है कि मैं तुमसे वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो, तुमने पहले भी यहाँ पर काफी ज्यादा शोर मचा रखा है जिसकी वजह से मैं अपनी सैली को पकड़ नहीं पा रहा। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ नेचर को एंजॉय करने के लिए आए तो चुपचाप यहाँ पर बैठकर नेचर को एंजॉय करो ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मशरूम का खाना बना दूं, इसलिए यहाँ पर से दफा हो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। तो ब्लड बीस्ट और भी ज्यादा हैरान होता है जब वहां पर उसकी तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही वहां पर एक पंछी जो होता है उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है, वो उसके चेहरे के ऊपर अटैक करता है अपने पंजे के साथ और उसकी आंख निकाल देता है, जिसकी वजह से वो अपने मुंह पर हाथ रख के वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जबकि साइड के ऊपर से वो लड़का निकल कर आता है जो चौथा बचा था, वो अपनी तलवार उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, उसकी तलवार उसकी बॉडी के पूरे अंदर धंस जाती है और माशूरा भी इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अचानक से एक पीछे से निकला और आकर उसने उसको मार दिया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर इस लड़के का क्या होगा, क्या वाकई में वो इस लड़के को छोड़ देगा या फिर इस लड़के को भी मार डालेगा।